ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रोटेशनल मोशन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉर्क के ऊपर बेस्ड है और साथ साथ में इस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी सिस्टम का किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट रहता है तो ऑब्वियसली उस एक्सिस के अबाउट उसका नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण अगर टॉर्क लग रहा है और वहां पे फ्रिक्शन फोर्स के कारण स्लिपिंग हो रही है तो स्लिपिंग की टेंडेंसी सीज करने के लिए वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। तो इन दो पॉइंट के ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चन जनरेट किया गया है। ठीक है, जनरली हम लोग क्वेश्चन करते हैं जैसे दो डिस्क रहता है, एक डिस्क एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दूसरा डिस्क उसके साथ में ऐसे टच में ले आते हैं, उनका सरकमफ्रेंस एक दूसरे के टच में आता है जिसके कारण दूसरी वाली डिस्क भी रोटेट करने लगती है और फाइनली उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है वो सेम हो जाती है। उसके बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी या जो टच किया हुआ है जिसको फ्रिक्शन फोर्स के कारण एंगुलर वेलोसिटी मिलती है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आया है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी अच्छे कॉन्सेप्ट से बना गया है। तो इसको ध्यान से देखो, इस पूरे पार्ट में यहां पर जैसे एक कोन दिया हुआ है, ये कोन इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, ऐसे सॉलिड कोन है और ये सॉलिड कोन इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए क्वेश्चन में गिवन है और इसके एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा कोन दिया हुआ है जो इसी के साथ टच में रखा गया हुआ है और आइडेंटिकल कोन है, वो इस तरीके से टच के हुए रखा गया कि इसके सरकमफ्रेंस में किसी भी पॉइंट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका अमाउंट क्या है, सेम, मतलब फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया जो लगेगा वो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब ये जो दूसरा वाला कोन दिया हुआ है वो अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो हमें बताना है कि फाइनली इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितने के इक्वल आएगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो पहला पॉइंट तो आया फ्रिक्शन फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब अगर हम इसकी लेंथ की वैल्यू एल के इक्वल माने तो इसके फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर हर जगह सेम है तो एफ बाय एल जो आ गया फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ यहां पर आ गया। अब जिस वक्त स्टेडी स्टेट कंडीशन डेवलप होगा, मतलब जिस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगी, उस इंस्टेंट की बात अगर हम करें तो उस इंस्टेंट पर होगा क्या कि ये जैसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर की ओर बनी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इधर की ओर बनी, लेकिन इधर वाले हिस्से का जो रेडियस है वो कम है, तो यहां की स्पीड इस ऊपर वाले कोन की कम आएगी, नीचे वाले कोन की ज्यादा आएगी, तो नीचे वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी। ठीक है, नीचे वाले की स्पीड ज्यादा रहेगी तो यहां पे फ्रिक्शन इस साइड को लगेगा जहां तक इसके रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे इस साइड की ओर आएंगे इसका रेडियस बढ़ने लगेगा इसके एक्सिस से, तो इसकी स्पीड ज्यादा आने लगेगी, तो ये ज्यादा स्पीड से ऐसे रोटेट होकर क्या आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट कंडीशन ऐसा आएगा कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब हम लोग पहुंचेंगे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब हम पहुंचेंगे तो जितने हिस्से में फ्रिक्शनल टॉर्क एक तरफ क्लॉकवाइज लग रहा होगा दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा, नेट टॉर्क फाइनली जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए, तभी स्टेडी स्टेट कंडीशन की वैल्यू डेवलप होकर के आएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये डिस्टेंस यहां पे x के इक्वल लिख लिया, ये रेडियस की वैल्यू, तो ये रेडियस की वैल्यू जो ये आएगी, ये टोटल रेडियस अगर मैं r के इक्वल मान लूं तो अगर ये x आएगा तो ये ऑब्वियसली r माइनस एक्स के इक्वल आएगा। तो इस पोजीशन पे यहां पे अगर हम आए तो इतने हिस्से का फ्रिक्शनल टॉर्क और इतने हिस्से का फ्रिक्शनल टॉर्क बैलेंस हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने इस पोजीशन पे एक इस तरीके से रिंग काटा, ऐसे रिंग काटा, इसके रेडियस की वैल्यू r के इक्वल लिख लिया, इतने हिस्से पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके लिए स्लैंट लेंथ की वैल्यू मैंने dl लिखा, तो उस जगह पे ये मैंने लैम्डा लिखा, तो लैम्डा इंटू dl फ्रिक्शन लगा, मल्टीप्लाई रेडियस किया, मल्टीप्लाई रेडियस किया, तो ये हिस्सा इसके टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा।
तो अब हम क्या करेंगे, डीएल को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियस के फॉर्म में। तो जैसे स्लैंट लेंथ की वैल्यू को मैं यहां से यहां तक एल के इक्वल मानूं और ये एंगल थीटा के इक्वल लिखूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो कैलकुलेट होकर क्या आएगा वो आर बाई एल। तो आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो डीएल इज इक्वल टू डी आर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। ठीक है, अब इस टॉर्क की वैल्यू में इस वैल्यू को पुटअप करें तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू आर इंटू डी आर अपॉन साइन थीटा की वैल्यू आ गया। तो पहले मैंने क्या किया, इसको एक्स से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट किया, तो 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर, और दूसरे टॉर्क के लिए x से 0 या फिर 0 से x तक इंटीग्रेट किया, तो सेकंड टॉर्क के लिए इसी फंक्शन को 0 टू x तक इंटीग्रेट किया। इसमें लिमिट फिर से चेंज करते हैं, x से r तक एक इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा और दूसरा 0 टू x के इक्वल आएगा, तो लैम्डा आर डी आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो फंक्शन इक्वेट किया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का एक पार्ट आया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू निकल करके आया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा एक तरफ निकल करके आया और दूसरी तरफ जो निकल करके आएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू आएगा, जिसमें लैम्डा साइन थीटा हमें पता है कांस्टेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे भी इंटीग्रेशन का 2 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आर बाई रूट 2 आएगा। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये वैल्यू निकल करके आया तो हमें पता चल गया इस पॉइंट पर रिलेटिव स्पीड 0 होगी, क्योंकि यहीं पे फ्रिक्शनल टॉर्क कैंसिल आउट हो जा रहा है। मतलब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आ नहीं पा रहा, फ्रिक्शन फोर्स का आने वो तभी हो पाएगा जब वहां पर रिलेटिव स्पीड की वैल्यू कितने के इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। तो इसका मतलब है कि वहां पे x मल्टीप्लाई ओमेगा इज इक्वल टू आर माइनस एक्स मल्टीप्लाई ओमेगा ए की वैल्यू बराबर आ, x की वैल्यू पुटअप कर दो r बाई रूट 2, एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो r डिवाइडेड बाई रूट 2, दैट इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 r ओमेगा a डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ये टर्म्स कैंसिल आउट होगा तो आपको साफ पता चल रहा है कि ओमेगा की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आ रही है दैट इज रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा a आ रहा है। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बस टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को चेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा, और ये नेक्स्ट एग्जांपल फिर से फ्रिक्शनल टॉर्क के ऊपर बेस करके फॉर्म किया है। लास्ट एग्जांपल भी अभी हम लोग ने फ्रिक्शनल टॉर्क पे किया और इस एग्जांपल को भी हम लोग फ्रिक्शनल टॉर्क पे लेते हैं, और अलग अलग एक्सेस के अबाउट ये फ्रिक्शनल टॉर्क के पार्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन जनरेट किया गया है। जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट पे अगर मैं आऊं तो इस क्वेश्चन में यहां पर जैसे एक डिस्क दिया हुआ है और इस डिस्क के इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया, दूसरी डिस्क यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको भी इसी के साथ टच किया गया, आइडेंटिकल डिस्क है, उसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तीसरी डिस्क दिया है, आइडेंटिकल है, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और तीनों की एक्सिस फिक्स कंडीशन पे सिचुएटेड है, तीनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के इक्वल दिया हुआ है। तो अब यहां पे इनको जब टच कराया गया तो हमसे पूछ लिया कि फाइनली इनकी एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितने के इक्वल निकल करके आएगी। अब इसमें कई लोगों के दिमाग में आता है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स इनका इंटरनल फोर्स है, तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? तो हम कहेंगे नहीं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हमें लगाना है तो जितने भी सिस्टम है वो सब एक ही एक्सिस के अबाउट घूमने चाहिए, ये तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, ना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सिस के कारण फोर्स लग रहा होगा।
और एक्सिस के कहां फोर्स लग रहा है तो किसी सिंगल एक्सिस के अबाउट लें तो भले ही इनके फ्रिक्शन फोर्स इनका इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सिस से जो फोर्स लग रहा है वो टॉर्क दे देगा। तो क्लियरिटी रखिएगा कि इसमें कोई भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगने वाला नहीं है, लेकिन फ्रिक्शनल इंपल्स के हेल्प से, फ्रिक्शनल इंपल्स से जो एंगुलर इंपल्स आ रहा है उस एंगुलर इंपल्स के हेल्प से हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट पे यहां पर आए तो इस पॉइंट पर जब अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट पर पहले वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ऊपर जा रही है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी नीचे की ओर जा रही है, तो ये तो डिसाइडेड है कि इसमें फ्रिक्शनल इंपल्स के कारण जो एंगुलर इंपल्स आ रहा है वो मैंने लिखा L1, तो इसके ऊपर भी लगेगा L1। ध्यान रखना ये एंगुलर इंपल्स में लिख रहा हूं, यहां पर रखेंगे तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल इंपल्स लगा L2, तो इसमें फ्रिक्शनल इंपल्स लगा L2, ठीक है। L2 की कंडीशन यहां पे लगी, L2 का पार्ट लगा। अब देखो ये फ्रिक्शनल इंपल्स, यहां पर फ्रिक्शनल इंपल्स के कारण जो एंगुलर इंपल्स लगा, एंगुलर इंपल्स दैट इज चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम। अब दोनों तरफ आइडेंटिकल है तो सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि L1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, L2 की कंडीशन रहेगा। L1 इज इक्वल टू L2 की कंडीशन आ रही है, तो यहां पर ध्यान से देखो कि बीच वाली जो डिस्क है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इधर की ओर यहां पे सिचुएटेड है, और जो एंगुलर इंपल्स लग रहा है उसका डायरेक्शन देखेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट है। जबकि इस वाले के केस में भी देखेंगे कि तो एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट में एंगुलर इंपल्स की वैल्यू लग रहा है, इधर भी एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एंगुलर इंपल्स की वैल्यू लग रहा है, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज तो होगी और फाइनली सबकी लीनियर वेलोसिटी भी इस टच करने वाले पॉइंट पे सेम रहेगी, तभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइनली 0 के इक्वल निकल करके आएगी। अब फाइनल कंडीशन पे मैं यहां पर अगर बनाऊं तो ये डिस्क लिया, ये डिस्क लिया और ये तीसरी डिस्क लिया, ये थर्ड डिस्क लिखा, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी मैंने डिक्रीज करा करके ω1 लिख ली और इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ω1 लिखी या ω2 लिख लेते हैं। जैसे अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा तो ω1 इज इक्वल टू ω2 की वैल्यू ही आएगा, लेकिन जैसे अभी मैंने एक तरफ ω1 दूसरी तरफ ω2 की कंडीशन लिखा। तीसरा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होकर के ω1 की कंडीशन लिखी, क्योंकि ये और ये सिमेट्रिसिटी की कंडीशन लग रहा है, एंगुलर इंपल्स मैंने सेम रखा। अब होगा क्या, इस पॉइंट पर रेडियस की वैल्यू, इस पॉइंट पे रेडियस की वैल्यू यहां पर सेम है, तो अब यहां पर Rω1, यहां पे Rω2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। इससे हम डिसाइड करेंगे कि ω1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ω2 के इक्वल आएगा। चलो ω1 इज इक्वल टू ω2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा डैश लिख लेते हैं, ओमेगा डैश, ये तीनों का ओमेगा डैश यहां पे फॉर्म होकर के आए। इस ओमेगा डैश की वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करके निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, यहां से देखो एंगुलर इंपल्स निकालते हैं। एंगुलर इंपल्स की वैल्यू को देखेंगे तो यहां पे L1 जो एंगुलर इंपल्स लग रहा है उस एंगुलर इंपल्स के कारण L1 इज इक्वल टू इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ω1 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्रैकेट क्लोज ओमेगा माइनस ω1 के इक्वल आएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना। जबकि वही एंगुलर इंपल्स इसमें डबल टाइम्स यहां पे लग रहा है, तो ट्वाइस टाइम्स L1 लिखेंगे, क्योंकि L1 L2 बराबर है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ω2 हो गया और डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, तो यहां पे लिखेंगे I ब्रैकेट क्लोज ओमेगा प्लस ω2, और हमें पता है ω1 और ω2 की वैल्यू क्या है, सेम है। इसका यहां पर 2L1 की जगह इस पूरे केस में I ओमेगा माइनस ω1 इज इक्वल टू I ओमेगा प्लस ω2 की जगह ω1 लिख ले रहे हैं, I से I का टर्म्स कैंसिल, ट्वाइस ओमेगा, यहां ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू आएगा, ट्वाइस ω1 इस साइड की हो जाएगा, थ्राइस ω1 की वैल्यू आएगा, ω1 इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल निकल करके आए। ये कंडीशन डेवलप होकर के आ रही है, ठीक है। तो जब भी फ्रिक्शन के कारण कभी इस तरीके से आए, अलग अलग एक्सिस पे आए, तो दिमाग में क्लियरिटी रखिएगा कि ये सब एक एक्सिस के अबाउट नहीं है। तो एंगुलर इंपल्स के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू को जीरो कर रहे, तो उस पर किसी भी तरीके से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा रहे थे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे फिर से ध्यान से देखो, और नेक्स्ट एग्जांपल अलग अलग एक्सेस पे फ्रिक्शनल टॉर्क का बिहेवियर किस किस टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसको ध्यान में देखना है। और उससे हम लॉजिकली रिलेशन लगा सकते हैं कि भाई इस पॉइंट के अबाउट अगर फ्रिक्शनल टॉर्क इतने अमाउंट के इक्वल आ रहा है, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट फ्रिक्शनल टॉर्क की वैल्यू किस किस टर्म्स के प्रोपोर्शनल में कितने अमाउंट से चेंज होगा। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लेमिना दिया हुआ है, ट्रायंगुलर लेमिना दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है, और ये पॉइंट सी दिया, ये एंगल थीटा आपको प्रोवाइड किया, ये 90 डिग्री है। ये जमीन पे रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, और जमीन पे फ्रिक्शन सिचुएटेड है। तो अभी बोला कि अगर ए एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना है, तो सबसे मिनिमम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट पड़ती है वो एफ ए की जरूरत पड़ती है। सबसे मिनिमम फोर्स की अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो ऑब्वियसली यहां पे फ्रिक्शनल टॉर्क लगेगा। फ्रिक्शन के कहा इसको, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट होगा, मतलब फ्रिक्शन इसको अपोजिट डायरेक्शन, अगर हम इधर घुमाएंगे तो फ्रिक्शनल टॉर्क इस साइड क्यों लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे कम फोर्स से अगर इसे रोटेट कराने की टेंडेंसी रखना है, तो यहां पे फोर्स लगाऊंगा, सबसे लार्जर डिस्टेंस पे फोर्स लगाऊंगा, ताकि टॉर्क हमें मैक्सिमम मिल सके, दैट इज एफ ए। तो एफ ए इंटू जेड, एफ ए इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट ए। ठीक है ना। दूसरा, अगर बी एक्सिस के अबाउट इसे रोटेट कराना है, तो सबसे कम फोर्स की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है एफ बी, तो एफ बी मल्टीप्लाई जेड, दैट इज इक्वल टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन अबाउट बी। ये पूरा पार्ट यहां पर आएगा, ठीक है ना। बी के अबाउट टॉर्क फ्रिक्शन का पार्ट आएगा, इसे मैं एफ के साथ एफ पी लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, फ्रिक्शनल टॉर्क। तो हमें बताना है सी के अबाउट अगर इसे रोटेट कराना है तो सबसे कम कितना फोर्स लगेगा, जबकि ये एक्स के इक्वल आपको गिवन, एक्स में मान ले रहा हूं, इसे वाई मान ले रहा हूं। अब देखो इस पूरे केस में यहां पे अगर हम आए, तो जैसे ए के अबाउट एफ ए इंटू जेड है, तो फ्रिक्शनल टॉर्क का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, तो मैंने यहां पे कोई इस तरीके से एलिमेंट ले लिया, एक स्मॉल डी ए एलिमेंट लिया, तो डी ए इंटू सिग्मा, सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू डी ए इंटू जी डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, तो उसका अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो फ्रिक्शनल टॉर्क इधर क्यों लगेगा, तो उसका टॉर्क का एक्सप्रेशन में लिखूं तो यहां से इसकी दूरी आर के इक्वल आएगी। तो ये आर आएगा, म्यू आएगा, डी ए आएगा, इंटू सिग्मा आएगा, इंटू जी, उसका इंटीग्रेशन आएगा। ये टॉर्क अबाउट ए की कंडीशन निकल करके आएगा ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना। फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे ना, मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट किसी एलिमेंट के एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, साथ साथ में उस एलिमेंट का उस एक्सिस से दूरी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के हेल्प से ही हम सारी कंडीशन कैलकुलेट करके निकालेंगे। जैसे अगर सी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना, तो मैंने क्या किया, एक इस तरीके से ट्राइंगल निकाला, तो हमें पता चला ये थीटा, मान लो ये अल्फा के इक्वल है, तो ये एंगल थीटा आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो आपको एक ट्राइंगल मिल गया यहां पर बी डी सी, जो कि सिमिलर ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल से। तो अगर सी पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं, सी पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं, तो फ्रिक्शनल टॉर्क अगर देखें, तो मैंने यहां पर एक एरिया ढूंढा, तो टॉर्क अबाउट फ्रिक्शन अबाउट सी उसका निकालेंगे, तो ये डी ए रहेगा डैश, और यहां पे रेडियस आर डैश के इक्वल आएगा।
तो वो फ्रिक्शन की वैल्यू का टॉर्क आएगा आर डैश मल्टीप्लाई म्यू इंटू डी ए डैश मल्टीप्लाई जी इंटू सिग्मा का इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा। ये फंक्शन सिमिलर है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो एक पर्टिकुलर टर्म्स में कांस्टेंट निकल करके आएगा। और कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेगा? सिमिलर ट्राइंगल के केस में अगर हम आते हैं तो इसका हाइपोटेनियस जेड है, तो इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू वाई है, तो इसके लीनियर डायमेंशन का रेशियो जो आएगा वो जेड डिवाइडेड बाई वाई आएगा। अगर हम टाउ ए फ्रिक्शन टाउ सी फ्रिक्शन का रेशियो निकालेंगे तो जेड बाई वाई के इक्वल निकल करके आएगा, और अगर हम उल्टा यहां पर रेशियो लेंगे तो वो वाई डिवाइडेड बाई जेड आएगा। तो टाउ सी एफ डिवाइडेड बाई टाउ ए एफ की वैल्यू का रेशियो मैं अगर निकालूं, ठीक है ना, ए एफ का रेशियो अगर कैलकुलेट करके यहां पे निकालूं तो यहां पर जो रेशियो आएगा इसमें y डिवाइडेड बाई जेड आएगा, और डीए में लीनियर डायमेंशन का स्क्वायर होता है, तो वहां पे y डिवाइडेड बाई जेड का क्यूब आएगा स्क्वायर, तो टोटल y डिवाइडेड बाई जेड का क्यूब आएगा, दैट इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा आएगा। तो चलो इससे तो आप टाउ सी एफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हो, टाउ ए एफ मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा आएगा, साइन क्यूब थीटा के इक्वल आएगा। दूसरा, अब सी पॉइंट के अबाउट, जैसे बी पॉइंट के अबाउट अगर मैंने यहां पे कोई एलिमेंट लेता तो हम सेम सिमिलरिटी यहां पे लेकर के चलते, वैसा ही ट्रायंगल जैसे अगर हम बी पॉइंट के अबाउट लेते तो वैसा ट्रायंगल आपको मिलेगा ए डी सी, तो ये एंगल अल्फा आएगा, ये एंगल अल्फा के इक्वल ये वैल्यू निकल करके आएगा। तो टॉर्क, अगर हम इस पूरे कंडीशन पे टॉर्क यहां पर बी पॉइंट के अबाउट देखें तो बी एफ की वैल्यू को निकालेंगे तो यहां पे फ्रिक्शन रेडियस मल्टीप्लाई डी ए मल्टीप्लाई सिग्मा इंटू म्यू जी के इक्वल आएगा। तो टॉर्क सी एफ इस ट्राइंगल का देखेंगे तो वो वैल्यू यहां पे इंटीग्रेशन आर डैश डी ए डैश सिग्मा म्यू जी की वैल्यू का रेशियो लेंगे, तो इसके साइड्स के रेशियो इसके साइड के रेशियो को अगर हम निकालेंगे तो इसका हाइपोटेनियस की वैल्यू को अगर हम देखेंगे, बी पॉइंट के केस में हाइपोटेनियस यहां पे आ रहा है, तो सी वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस एक्स आ रहा है, तो आपको अब साफ समझ में आ जाना चाहिए टाउ सी एफ जो निकल करके आएगा वो टाउ बी एफ यहां पे आ जाएगा साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा, साइन क्यूब अल्फा की वैल्यू यहां पे निकल करके आएगा। तो सी पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन जो टॉर्क निकल करके आएगा दैट इज इक्वल टू टाउ ए एफ, टाउ ए एफ की वैल्यू को निकालेंगे तो एफ ए इंटू जेड इंटू साइन क्यूब थीटा आएगा। टाउ सी एफ की वैल्यू को निकालेंगे तो टाउ सी एफ टाउ बी एफ दैट इज यहां पर आ जाएगा एफ बी इंटू जेड, इंटू जेड, जेड की वैल्यू यहां पे निकल करके आएगा एफ बी इंटू जेड की वैल्यू यहां पे निकल करके आएगा इंटू साइन क्यूब अल्फा आएगा, जेड पूरे एक्सप्रेशन से बाहर आ जाएगा, जेड पूरे एक्सप्रेशन से बाहर आ रहा है। अब सी पॉइंट के अबाउट अगर हमें मिनिमम फोर्स की वैल्यू चाहिए तो हम सबसे दूरी पे फोर्स लगा देते हैं दैट इज एफ सी, तो दैट एफ सी मल्टीप्लाई एक्स के इक्वल निकल करके आएगा। तो एफ सी की वैल्यू को यहां पे निकालें तो जेड बाई एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है ना, जेड डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल ये वैल्यू यहां पे निकल करके आएगा। और जेड बाई एक्स की वैल्यू को अगर मैं यहां पर देखूं तो जेड बाई एक्स की वैल्यू यहां पे कॉस थीटा नीचे की ओर यहां पर आ जाएगा, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस साइड की ओर लिख दे रहा हूं, तो यहां पे एफ सी इज इक्वल टू जो निकल करके आएगा एफ ए इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस एफ बी इंटू, अब ये अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं तो कॉस क्यूब थीटा, और यहां पर ऊपर जेड आ रहा है नीचे एक्स आ रहा है, तो एक्स डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू जो आएगी वो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें हमें गलती से भी इंटीग्रेट जैसा प्रोसेस नहीं लेना है, इंटीग्रेशन करने से हमारे लेवल से फंक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाएगा। बेटर है प्रोपोर्शनलिटी की कंडीशन से लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होकर के आ जाएगा।